एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी का सेट नंबर 5 और आपका अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 3 सेल यानी कोशिका। तो कोशिका के बारे में हम सब टोटल 8 क्वेश्चन पिछले वीडियो में देखे थे। आप अगर वो नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख लें और शुरुआत से देखें, मतलब सेट नंबर 1 से आप देखें, तब आपको ये सब समझ में आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए यहां से शुरुआत करेंगे हम सब क्वेश्चन नंबर 9 से। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? तो कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का, फिर इस पे आएंगे हम सब, ठीक है। इस दोनों पिक्चर को आप सब याद रखेंगे। तो इधर है प्रोकैरियोटिक कोशिका का पिक्चर, इधर है यूकैरियोटिक कोशिका का पिक्चर। ये पिक्चर का मतलब क्या है? तो प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो जो होता है कोशिका जो होता है वो पूर्ण नहीं होता है। देखिए चारों तरफ फैला हुआ है, अगर आप ध्यान से देंगे, जहां पे मैं टिक कर रहा हूं डॉट 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 आपको दिख रहा है पिक्चर में, प्रोकैरियोटिक कोशिका पे नजर रखेंगे आप सब। तो ये पूर्ण रूप से फैला नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित कोशिका इसमें नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में देखिए बीच में सेंटर में आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा, यानी यहाँ पे पूर्ण रूप से कोशिका पाया जाता है। और इसके बारे में हम सब पिछले कुछ 1-2 वीडियो पहले जाने थे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण कोशिका का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण कोशिका रहता है। इसको आप याद रखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका का देख लीजिए कैसा स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक का देख लीजिए कैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बीच में एक विकसित जो है कोशिका पाया जा रहा है नाभिक में, जबकि यहाँ पे चारों तरफ फैला हुआ है, देख सकते हैं डॉट डॉट डॉट। इसी को बोलते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण कोशिका का ना होना। चलिए अब हम सब आते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे और जानेंगे बहुत कुछ। तो चलिए देखते हैं आगे। आइए दोनों का अंतर करेंगे, बहुत सारा पॉइंट हम सब समझेंगे। तो कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो का मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन मतलब हो गया एंशिएंट। कैरियोटिक का मतलब होता है नाभिक, यानी जिसमें नाभिक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा, जैसा हम सब फोटो में देखे। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होगा? यू मतलब हो गया नया, कैरियोटिक मतलब हो गया नाभिक, यानी नाभिक पूर्ण रूप से विकसित होगा, उसको यूकैरियोटिक बोलेंगे, यानी एक जगह फिक्स रहेगा। फोटो में आप सब देखे। प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? कोशिका झिल्ली अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसको आप याद रखेंगे। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम सब, समझ गए। चलिए 2 पॉइंट समझने के बाद तीसरा पॉइंट समझते हैं। इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम का क्या काम है? तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है, यानी कैसे पाया जाएगा? तो ये मान लेते हैं राइबोसोम है, ठीक है। इस राइबोसोम में अगर आप ध्यान दें तो ये 50S होता है, ये 30S होता है, और बीच में जो ये दोनों मिल गया इसमें 10S जो है ये भरा रहता है दोनों साइड से, तो इसलिए इसको माइनस कर देते हैं। तो 50 और 30 कितना हो गया? 80, 80 में 10 गया 70S, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम का क्या काम है? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, याद रखेंगे आप सब। यूकैरियोटिक की ओर आइए, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, यानी इस प्रकार से राइबोसोम रहेगा, इधर 60 रहेगा, इधर 40 रहेगा, और बीच में 20S रहता है, तो इसको माइनस कर देते हैं हम सब। तो 60 40 100 हो गया, और 100 में 20 गया 80। तो 80S प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और राइबोसोम का सेम काम है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये जो SS मैं यूज कर रहा हूं, एस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। याद रखेंगे सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, यानी अवक्षेपण गुणांक इसको हिंदी में बोला जाता है। आइए प्रोकैरियोटिक में आते हैं वापस से। यहाँ श्वसन बाह्य झिल्ली में होता है, याद रखेंगे यहाँ श्वसन बाह्य झिल्ली में होता है, और बाह्य झिल्ली में माइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइसोसोम पाया जाता है, और यहाँ पर श्वसन होता है। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण जिसमें कोशिका पूर्ण रूप से नहीं होगा, क्या क्या हो सकता है? तो जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया जिसका खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, आप पिछले वीडियो में देखे थे। नीलहरित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्ची जीवाणु हो गया जिसको बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये 4 कुछ उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका के। वहीं अगर आप यूकैरियोटिक की श्वसन प्रणाली की बात करें तो इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको बोला जाता है ऊर्जागृह। अभी आगे हम सब पढ़ेंगे भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका का श्वसन कहाँ होता है? तो ये बाह्य झिल्ली में होता है, और बाह्य झिल्ली में एक स्थान है माइसोसोम, वहां पे इसका श्वसन होता है।
चलिए यूकैरियोटिक के कुछ उदाहरण देख लीजिए। तो कवक, शैवाल, पादप कोशिका। पादप कोशिका मतलब हो गया पेड़ पौधा कोशिका, और जंतु कोशिका। हम सब कौन से कोशिका में आएंगे? तो हम सब यूकैरियोटिक कोशिका में आएंगे, क्योंकि हम सबका शरीर जो है पूर्ण रूप से विकसित है। बात समझ में आ रहा है आप सबको? जबकि जीवाणु का पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, उसमें कोशिका का अभाव होता है। तो इसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। विभिन्न कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में बताइए। तो बहुत सारी चीजों के हम सब कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जानेंगे। सबसे पहले देखिए, जीवाणु की कोशिका भित्ति यानी बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति सेल वॉल किसका बना होता है? तो पेप्टोग्लाइकेन का बना होता है जीवाणु का कोशिका भित्ति। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको भूलेंगे नहीं। अब ये पेप्टोग्लाइकेन किसका बना होता है? ये भी तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पेप्टोग्लाइकेन किसका बना होता है। तो ये तीन चीजों का मिश्रण है, म्यूरेमिक अम्ल, अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट। याद रखेंगे, म्यूरेमिक अम्ल, अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं कवक की कोशिका भित्ति। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, ठीक है। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। आते हैं शैवाल में। तो शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लैक्टोन्स का बना होता है, ठीक है। शैवाल की कोशिका भित्ति तीन चीजों की बनी होती है, किसका किसका? सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है CaCO3, जो कि संगमरमर का भी सूत्र होता है, चूना पत्थर का भी सूत्र होता है। समझ में आ रहा है आप सबको? और ग्लैक्टोन्स का बना होता है शैवाल का कोशिका भित्ति। तो इसमें तीन काम सब कोशिका भित्ति देखे। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टोग्लाइकेन किसका बना होता है? तो म्यूरेमिक अम्ल, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट। बार बार एग्जाम में पूछेगा, इसलिए अच्छे ढंग से याद रखें। कवक की कोशिका भित्ति, कवक आप सब समझते हैं, फफूंद जिसको बोलते हैं। रोटी को अगर आप बना करके एक दो दिन छोड़ देंगे तो उसमें व्हाइट व्हाइट डॉट आ जाता है, उसी को कवक बोलते हैं। तो काइटिन का बना होता है। एक और बात मैं आपको बताता हूं कि कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बस कमेंट कर दीजिए या आप प्रश्न ही लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लैक्टोन्स का बना होता है। चलिए पेड़ पौधा यानी पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु में कोशिका भित्ति ना होकर कोशिका झिल्ली होता है, और जंतु का कोशिका झिल्ली जो है ये फास्फोलिपिड का बना होता है। इसको नहीं भूलेंगे आप सब। जंतु में कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये याद रखेंगे आप सब। पादप में कोशिका भित्ति होता है और कोशिका झिल्ली भी होता है, पर पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतु में कोशिका भित्ति ना होकर के कोशिका झिल्ली होता है जो फास्फोलिपिड का बना होता है। अब ये कोशिका जो ये बना होता है, ये काम क्या करता है? तो कोशिका के सभी कार्य विभिन्न कोशिकांग के अंगों द्वारा किया जाता है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। तो ये सब कोशिकांग था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एक हो गया झिल्ली रहित कोशिकांग, दूसरा हो गया एक झिल्ली वाला कोशिकांग, और तीसरा हो गया द्वि झिल्ली वाला कोशिकांग। इन तीनों के उदाहरण को अभी हम सब समझेंगे, क्योंकि बार बार एग्जाम में इससे प्रश्न बनता ही बनता है। चलिए पहला नंबर है आपका झिल्ली रहित कोशिकांग, मतलब जिसमें कोशिका झिल्ली रहता ही नहीं है। इसके तीन उदाहरण हैं, तीनों याद रखेंगे आप सब। एक हो गया तारकाकाय जिसको सेंट्रियोल्स बोलते हैं, दूसरा हो गया सूक्ष्म नलिका, और तीसरा हो गया राइबोसोम। अभी हम सब राइबोसोम के बारे में पढ़े थे, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो झिल्ली रहित कोशिकांग का मतलब हो गया ऐसा कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली पाया ही नहीं जाता है, उसको बोलते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग। जिसका तीन उदाहरण है, बार बार एग्जाम में पूछेगा, तारकाकाय यानी सेंट्रियोल्स, सूक्ष्म नलिका और राइबोसोम, ठीक है। दूसरा एक झिल्ली वाला कोशिकांग का संख्या 4 है, चारों याद रखेंगे। पहला गाल्जी कॉम्प्लेक्स, दूसरा हो गया अंतःप्रदवी जालिका, तीसरा हो गया रिक्तिका और चौथा हो गया लाइसोसोम। चारों याद रखेंगे, इन चारों के बारे में अभी हम सब आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा हो गया? गाल्जी कॉम्प्लेक्स, अंतःप्रदवी जालिका, रिक्तिका और लाइसोसोम। झिल्ली रहित कोशिकांग यानी जिसमें कोशिका झिल्ली रहता ही नहीं है, तीन उदाहरण हो गए, तारकाकाय, सेंट्रियोल्स इसको बोलते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं और राइबोसोम। तीसरा इसमें हम सब देखेंगे द्विझिल्ली कोशिकांग, यानी जिसमें द्विझिल्ली संरचना वाला कोशिकांग कौन कौन सा है? तो इसकी संख्या 3 है। पहला केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा है प्लास्टिड, ठीक है। तीनों का नाम आप याद रखेंगे। एक पॉइंट देखिए मैं नीचे लिखा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जितने भी द्विझिल्ली कोशिकांग होते हैं, यानी ये जो 3 द्विझिल्ली कोशिकांग है उसमें डीएनए पाए जाएंगे, यानी केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में जो है डीएनए पाया जाएगा, जिसके कारण इसे स्वशासी कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्वशासी कोशिकांग। तो इन तीनों में डीएनए पाया जाता है। जब हम सब डीएनए और आरएनए अभी पढ़ेंगे, क्योंकि आई होप कि अगले वीडियो में हम सब सीखेंगे, तो उस टाइम मैं आपको फिर से अच्छे ढंग से समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल डीएनए जो है पाए जाते हैं इन तीनों में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में, क्योंकि ये द्विझिल्ली कोशिकांग है और जो भी द्विझिल्ली कोशिकांग है उसमें डीएनए पाया जाएगा, जिस कारण इसे स्वशासी कोशिकांग भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में दिखता है प्रश्न।
चलिए अब यहां से हम सब विभिन्न कोशिकांग के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो विभिन्न कोशिकांग में पहला आता है आपका कोशिका भित्ति। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी प्रदान करें। तो चलिए कोशिका भित्ति के बारे में हम सब समझते हैं। तो यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, यानी सबसे बाहरी आवरण क्या है, कोशिका भित्ति है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आपको मैं पहले भी बताया कि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। यह पादप कोशिका में पाया जाता है। आपको पता है कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधे की कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति। और ये पादप में कोशिका भित्ति हम सब देखें सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज किसका बना होता है, तो पॉलीसेकेराइड है ये, ठीक है। सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है और इसका सूत्र होता है C6H10O5, ठीक है, और N, ये याद रखेंगे। सेल्यूलोज किसका बना है, तो पॉलीसेकेराइड का बना है। सूत्र भी मैं आपको बता दिया। और भी एक दो फैक्ट्स हैं कोशिका भित्ति के बारे में, कुछ और तथ्य हम सब कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं जो एग्जाम में आएगा। तो इसके क्या कार्य हैं, तो कोशिका को आकार देना इसका महत्वपूर्ण कार्य है और बाह्य पर्यावरण से सुरक्षा करना भी कोशिका भित्ति का कार्य है, ठीक है। और इसके बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था, इसको भी आप याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछता है। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में हम सब चर्चा करते हैं, जिसका नाम है कोशिका झिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कोशिका झिल्ली के बारे में बताइए। तो इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, इसे प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, दोनों नाम आप याद रखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली को कहते हैं, प्लाज्मा लेमा कोशिका झिल्ली को कहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड के बने होते हैं। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित का संगठन है, मतलब वो कंपोजिशन जो है वो किस चीज का है, कोशिका झिल्ली। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज पाया जाता है, क्या क्या, लिपिड रहता है 52%, प्रोटीन रहता है 40% और कार्बोहाइड्रेट रहता है 8%। तीनों याद रखेंगे, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, तीनों एक ही हो गया। कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड का बना होता है। इसके संगठन में 3 बात है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड हो गया 52%, प्रोटीन हो गया 40% और कार्बोहाइड्रेट हो गया 8%। आइए कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में समझते हैं। तो कोशिका झिल्ली द्विपरतीय संरचना होता है, यानी इसमें 2 परत रहता है, 2 लेयर रहता है। क्या क्या, तो पहला देखिए, बाहर वाला भाग जो होता है उसको हाइड्रोफोबिक होता है, यानी यह जल विरोधी या प्रतिकर्षी होता है। बी नंबर देखिए, अंदर वाला भाग हाइड्रोफिलिक होता है, यानी यह जल आकर्षी होता है। उदाहरण के तौर पे आप सब समझिए, किशमिश को पानी में रखने पर अगर रात भर भिगोते हैं तो किशमिश फूल जाता है, इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, क्योंकि किशमिश का जो जब आप पानी में रखते हैं तो वो पानी को अपने में अवशोषित कर लेता है, जिस वजह से वो फूल जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है, तो 75 एंगस्ट्राम होता है। 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको आप सब नहीं भूलेंगे, बार बार एग्जाम में पूछेगा। मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो प्रश्न आएगा तो आप अच्छे ढंग से बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ग्रैंडल ने कोशिका झिल्ली की खोज की थी। इन्होंने आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में कोशिका की खोज की थी। इसका नाम प्लाज्मा झिल्ली किसने रखा, तो प्रेफर और नेगेल्नी ने। प्लाज्मा झिल्ली नाम कौन रखा, तो प्रेफर और नेगेल्नी ने नाम रखा। इसका नाम प्लाज्मा लेमा किनके द्वारा रखा गया, तो JKP प्लाउ द्वारा रखा गया था। इनका नाम प्लाज्मा लेमा किसने रखा, तो प्लाउ ने रखा। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, तो कोशिका से बाहर या भीतर अणुओं के प्रवाह में सहायक होता है, यह लचीला होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कोशिका से बाहर या भीतर अणुओं के प्रवाह में सहायक होता है और यह लचीला होता है। 1-2 पॉइंट और कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली का और क्या काम है, तो यह क्या करता है कि एक कोशिकीय जीव को जो पोषण मिलता है उसमें भी सहायता करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जब एक कोशिकीय जीव किसको पहले बोलेंगे, समझे आप सब। एक कोशिकीय जीव आपका हो गया जीवाणु, फॉर एग्जांपल जीवाणु को ले लेते हैं, ठीक है। तो जीवाणु पोषण पदार्थ को कोशिका झिल्ली के माध्यम से आकर्षित कर उससे पोषण तत्वों को अंतर्ग्रहण करता है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अमीबा द्वारा पोषक पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये किस रूप में आकर्षित कर लेता है, मतलब किसकी सहायता से आकर्षित कर लेता है, तो ये कोशिका झिल्ली की सहायता से आकर्षित कर लेता है। मान लेते हैं कि ये फूड है और ये अमीबा है। अमीबा का स्ट्रक्चर सिंपल है, ठीक है। तो ये जाएगा, अब इसमें क्या है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। इसमें कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली क्या करेगा, इस फूड को अपनी ओर खींच लेगा। तो इसी को खींचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, साइटोसिस। तो अमीबा द्वारा पोषक पदार्थ, मतलब अमीबा जब भोजन ग्रहण करेगा तो उसमें भी कौन सहायता करता है, तो कोशिका झिल्ली सहायता करता है। और इस पूरे सिस्टम को इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रक के बारे में बताइए। तो कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। जंतु कोशिका में केंद्रक केंद्र में होता है। यहाँ पे कोशिका को काट लेंगे आप सब, यहाँ पे केंद्रक लिख दीजिए, ठीक है। पादप कोशिका में केंद्रक कोशिका झिल्ली के पास होता है, मतलब इस प्रकार से होगा, ये केंद्र में होगा जंतु कोशिका में। फोटो आप देख लीजिए, नॉर्मल सा है। और जो ये है आपका पादप कोशिका, तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के पास होगा, यानी यहाँ साइड में होगा। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था, याद रखेंगे।
केंद्रक ऑर्चिड का एक पौधा आता है, उसकी पेड़ की जड़ों में खोजा गया था इनके द्वारा। केंद्रक किसी कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, तो सबसे बड़ा कोशिकांग अगर पूछेगा तो वो केंद्रक होता है। और केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का दिमाग कहा जाता है। ये सारे फैक्ट्स बार बार पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको दिमाग रहित कोशिकांग कहते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं? दिमाग रहित कोशिकांग। कोशिका के केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये जानते हैं कि केंद्रक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा आपका आरएनए और डीएनए का, जो कि हम सब अगले वीडियो में हम सब जानेंगे। केंद्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो केंद्रक 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया? केंद्रक झिल्ली। क्या हो गया? केंद्रक झिल्ली। और ये केंद्रक झिल्ली जो है यह फास्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? यह फास्फोलिपिड का बना होता है, याद रखेंगे आप सब। चलिए दूसरा प्रश्न हम सब देखते हैं। केंद्रक द्रव, यह केंद्रक में पाया जाने वाला कोलाइडली विलयन है। यह मुख्य रूप से 3 चीजों के बने होते हैं। किसका किसका? तो देखिए, अब देखिए केंद्रक द्रव किसका बना होता है? तो डीएनए, प्रोटीन और आरएनए। अब यहाँ पे डीएनए आरएनए आप सबको समझ में आ रहा होगा कि केंद्रक द्रव जो है वो डीएनए, प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। और अगले वीडियो में हम सब डीएनए और आरएनए को समझेंगे, ठीक है। तीसरा हो गया केंद्रिका। यह सिर्फ कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है और यह बैंगनी रंग का होता है। और केंद्रक का जो चौथा प्रकार है उसका नाम है आपके सामने क्रोमेटीन। ये क्या है? क्रोमेटीन क्या होता है? तो यह धागेनुमा संरचना होता है जिसके द्वारा क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्रोमोसोम से ही हम सब का निर्माण होता है, ठीक है। तो यानी जीन से जो है डीएनए बनता है और डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। हम सब पिछले क्लास में पढ़े थे। तो क्रोमोसोम इसी से बनता है, क्रोमोटीन से, ठीक है। केंद्रक में नाभिकीय अम्ल पाया जाता है और यह बताया था फ्रेडरिक मिस्चर द्वारा कहा गया था कि केंद्रक में नाभिकीय अम्ल पाया जाता है। और ये नाभिकीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो यहां तक आज हम सब क्लास को यहीं पे रखते हैं। डीएनए और आरएनए के बारे में अगले वीडियो में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे ढंग से आप सब समझेंगे। आज हम सब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का जैसे अंतर किए, उसी तरह अगले वीडियो में डीएनए और आरएनए का अंतर करेंगे। जहां तक क्रोमोसोम का बात है तो इसी को गुणसूत्र बोला जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। और मानव में आपको पता है टोटल 43 गुणसूत्र पाया जाता है, मतलब 46 गुणसूत्र पाया जाता है, यानी 23 जोड़ा, जिसके बारे में भी आगे हम सब डीएनए आरएनए पढ़ने के बाद ही आपको वो गुणसूत्र समझ में आएगा। तो आई होप कि अभी सेली चलने देंगे, अगले वीडियो में भी सेली पढ़ेंगे, तब जाकर के 1-2 वीडियो के बाद आपका कोशिका समाप्त होगा। उसके बाद कोशिका से रिलेटेड एक और चैप्टर है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, उसको भी हम सब पढ़ेंगे। तो आगे ऐसे ही कंटिन्यू बायोलॉजी जल्दी जल्दी करते जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जो है 20 मिनट के आसपास भी हो सकता है, 10 मिनट के आसपास भी हो सकता है, क्योंकि सिलेबस बायोलॉजी का बहुत बड़ा होता है। तो और हम सबको जल्दी कवर भी करना है ताकि दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू कर सके। तो आप 20 से 25 मिनट के लिए भी वेट करेंगे, मतलब 20 से 25 मिनट का भी वीडियो आप सब देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और आराम से आप पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।